हेलो, फोटान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया था, कैसे प्लांट्स में ओव्यूल्स बन रहे थे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के पश्चात कैसे क्या क्या घटनाएं घट रही थी उसके बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पोलर बॉडी फर्टिलाइज होने के बाद इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो इंडोस्पर्म जो बनता है उसे हम प्राइमरी इंडोस्पर्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म की न्यूक्लियस होती है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। इट मीन्स न्यूक्लियस जो होता है यह डिवाइड होकर के इंडोस्पर्म बनाता है। अब यह मैच्योर हो जाता है और इंडोस्पर्म उस ओव्यूल्स में जब एक फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, तो उसको एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन करता है। और ये इसीलिए देखिएगा कि 2n पोलर बॉडी थी, जब वो मेल गैमेट से फ्यूज हुआ था तो ट्रिप्लॉइड यानी 3n स्ट्रक्चर बनी थी, जिसे हम क्या कहते हैं ट्रिप्लॉइड टिश्यू भी नाम दे सकते हैं। और यह क्या करती है प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। यह एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक्सेप्शन में ये देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होती है अर्थात 3n की बनी होती है। ये उसका 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यही कंडीशन पाई जाती है, राइट। और मैंने एक बात पहले ही बता दी थी कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होती है, क्योंकि वो सब फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाते हैं। बात समझ आ रही ना। तो यहाँ बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ट्रिप्लॉइड नॉर्मल तो है लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे ओनेथरा एक प्लांट है जिसमें डिप्लॉइड ही इंडोस्पर्म होता है, और प्लम्बैगो में देखते हैं 5n होता है। पिप्रोमिया में इनमें 9n होता है। 9n की बात करेंगे यहाँ पर, यानी 9 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो आप ये कॉमन बात समझेंगे कि नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक में ये 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, बाकी ओनेथरा में डिप्लॉइड है, पेंटामेरस जो है वो प्लम्बैगो में है, और पिप्रोमिया में यह 9n होता है। उसके बाद ये देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कितने टाइप्स के होते हैं और इनमें किस तरह से ये सेपरेशन होता है। तो इनमें देखते हैं इनके न्यूक्लियस के डिवीजन के बेस पर पहली बार आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियर इंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ जो प्राइमरी इंडोस्पर्म है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है यह न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और देखिए यहाँ पर मेनी न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है, इसमें सेल नहीं होती है ना। और यह कहलाता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। क्या कहलाएगा न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहलाता है। यह पॉलीपेटली के मेंबर्स में पाई जाती है। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं पॉलीपेटली हैं, अर्थात पॉलीपेटली का मीनिंग समझते होंगे पेटल्स आर फ्री, वो आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाई जाएगी। और किसमें होता है ग्रीन कोकोनट जो होता है इसे हम कोकोनट मिल्क भी कहते हैं। कोकोनट में देखिएगा जो आप लिक्विड पाते हैं पीते हैं ना उसको, तो वह क्या है कोकोनट मिल्क है, और उसको हम ग्रीन कोकोनट के नाम से भी जानते हैं। तो इतना एग्जांपल इसमें रहा। आगे देखते हैं सेकंड इंडोस्पर्म टाइप होगा कि सेलुलर इंडोस्पर्म। देखिए आपने ये देखा कि जो पहली बार जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था वहां न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, मल्टीपल न्यूक्लियस डेवलप हो रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है न्यूक्लियस तो डेवलपमेंट होगा, कैरियोकाइनेसिस तो होगी,
लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी होगी और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से जो डिवाइड होकर के एक न्यूक्लियस के ऊपर ये कवरिंग हो रही है, यह सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म कहलाएगा। इसमें देखिएगा कि गायमोपेटली एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसे प्लांट होंगे, जिनकी पेटल्स कंबाइंड होंगे, जुड़े हुए होंगे, संयुक्त होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, गायमोपेटली कहेंगे। तो गायमोपेटली के एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी हैं सब में सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं। और फिर आता है कोकोनट मैच्योर। कोकोनट मैच्योर की बात ये करते हैं कि जो गरी आप नहीं खाते हैं, कच्ची गरी आप लोग देखते होंगे मार्केट में मिलता है वैसे, तो ये कोकोनट मैच्योर होता है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, सेल टाइप में हो जाता है, तो वह मैच्योर कहा जाता है, कोकोनट मैच्योर। बात समझ में आ रही है ना। दूसरी टॉपिक भी आपको समझ में आई होगी। थर्ड टाइप देखते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल में देखिएगा कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है ना, लेकिन बाद में यहां पर देखते हैं कि एक डिवाइडर की तरह सेल प्लेट यहां पर बन जाती है और यह दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देती है ना। तो इसी कंडीशन को हम हेलोबियल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोबियल कहते हैं। और यहां पर देखिएगा जितने भी हेलोबी ग्रुप के प्लांट हैं, हेलोबी ग्रुप किस टाइप के प्लांट होते हैं, मोनोकार्टिलेडनस प्लांट होते हैं, है ना, मोनोकार्टिलेडनस प्लांट होते हैं। यह इसका मेन कैरेक्टर होता है। मोनोकार्टिलेडनस प्लांट के हेलोबी ग्रुप में हेलोबियल एंडोस्पर्म पाई जाती है। और एडाक्सा में ये एग्जांपल मिलता है। एडाक्सा भी कैसा एंडोस्पर्म रखता है, हेलोबियल, राइट। इसके बाद फिर देखते हैं फोर्थ टाइप है रूमिनेट एंडोस्पर्म। कैसा एंडोस्पर्म है, रूमिनेट एंडोस्पर्म है। और रूमिनेट में देखते हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होती है, जब इसमें डिवीजन होता है तो देखते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से इसमें आकर के श्रिंक हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है, इधर उधर जैसे मुड़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं रूमिनेट। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, रूमिनेट कहेंगे। इस टाइप के एंडोस्पर्म किस में पाए जाते हैं, अरेका कटैचू में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, अरेका कटैचू में पाए जाते हैं। फिफ्थ टाइप की जो एंडोस्पर्म है वह कहलाती है मोजाइक एंडोस्पर्म। क्या कहलाएगी, मोजाइक एंडोस्पर्म कहलाएगी। यहां पर ये देखेंगे कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है इसमें सुगरी सब्सटेंस आकर डिपोजिट हो जाएंगे और यहां पर देखते हैं स्टार्च के मॉलिक्यूल्स भी आकर के डिपोजिट हो जाते हैं। अब यहां पर इस तरह से देखेंगे कि डिपोजिट तो हो रहा है, मटेरियल पूरा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। और ये एग्जांपल आपको टमाटर में आप देखे होंगे, इनके अंदर इसी तरह से स्टार्च और शुगर के स्पॉट दोनों पाए जाते हैं। मक्के के सीड में भी यानी मेज सीड में भी यह मोजाइक एंडोस्पर्म पाया जाता है, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं जीनिया और मेटाजीनिया की बात पूछी जाती है। देखिए आप शॉर्ट नोट के रूप में भी पाएंगे क्लास 12th में, और यहां पर आप देखिए कि जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन बनाया जाता है कि जीनिया जो होती है किसका प्रभाव ये डालती है और किस पर डालती है ना। तो जीनिया की बात जरा देखते हैं। जीनिया टर्म जो है यह फोक नामक साइंटिस्ट ने दी है। किसने दी है, फोक नामक साइंटिस्ट ने दी है। और जीनिया में यह देखा गया कि पॉलन ग्रेन्स का जो इफेक्ट है, पॉलन ग्रेन्स का इफेक्ट जब इंडोस्पर्म पर पड़ता हो, डायरेक्टली किस पर पड़ रहा हो, इंडोस्पर्म पर पड़ रहा हो, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है, जीनिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, जीनिया कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। और मेटाजीनिया में आप देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का इफेक्ट इंडोस्पर्म को छोड़कर किसी भी पार्ट पर पड़े तो उसे हम मेटाजीनिया कहते हैं, चाहे न्यूक्लियस पर पड़े,
चाहे इंटेगुमेंट पर पड़े, किसी पर भी पड़ जाए, लेकिन इंडोस्पर्म को छोड़ दिया जाए तो जितने भी फीमेल पार्ट हैं अगर उस पर पॉलन ग्रेन्स का इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या कहलाएगा? मेटाजीनिया कहलाएगा। देखिए यहां पर लिखा गया द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी तो पार्ट है इसका जो फर्टिलाइजेशन के दरमियान उस ओव्यूल के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, आर इंटेगुमेंट जिसमें मीजोगैमी प्रोसेस होती है जो सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, अगर उस पर इसका पॉलन ग्रेन्स का प्रभाव पड़ता है, ओव्यूल्स के ये जो मटेरियल है इस पर प्रभाव पड़ेगा तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? मेटाजीनिया कहते हैं। राइट, इतनी बात क्लियर हुई? तो हम समझते हैं कि पूछा जाए अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट के लिए पूछ दिया जाए कि जीनिया इज ए प्रोसेस पॉलन ग्रेन्स अफेक्ट्स द, तो 4 ऑप्शन दे दे, न्यूक्लियस दे दे, एंटीपोडल सेल दे दे, एक ऑपरेटस दे दे, इंडोस्पर्म भी रहे, तो आपका क्या आंसर होगा? वहां पर इंडोस्पर्म होगा। और अगर मेटाजीनिया का ऐसे दे दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसका इंडोस्पर्म को छोड़कर वह ओव्यूल के किसी पार्ट पर इफेक्ट डाले तो वो क्या कहलाएगी? मेटाजीनिया। नेक्स्ट देखते हैं 7 की बात करते हैं। एम्ब्रियो इन मोनोकाट्स, मोनोकाटिलेडनस प्लांट में देखते हैं, मोनोकाटिलेडनस प्लांट हो चाहे डाइकाटिलेडनस प्लांट हो, दोनों में सिमिलरिटीज होती है 16 सेल स्टेज, यानी जो डिवीजन करके 16 सेल बनाती है, 16 सेल बनाती है, वहां तक वो चाहे मोनोकाट का हो चाहे डाइकाट का एम्ब्रियो हो, दोनों इक्वल होता है। लेकिन जैसे ही 16 सेल स्टेज के बाद आगे बढ़ते हैं तो मोनोकाट में दशा बदल जाती है, डाइकाट की अलग हो जाती है। तो मोनोकाट में ये देखते हैं कि जैसे प्लूमुल्स होता है ये लेटरली आ गया, कार्टिलेडन जो होता है टर्मिनल हो जाता है और सस्पेंसर से इस तरह से लगा रहता है, ये कंडीशंस मोनोकाट में पाई जाती है। ठीक है ना? तो आप देखिएगा क्या है कि द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो ऑफ मोनोकाट प्लांट इज अकर्स इन लुजुला प्लांट। किस प्लांट में देखा गया था? लुजुला प्लांट में देखा गया था। राइट, यहां पर जो कार्टिलेडन होगी वह क्या होगी? टर्मिनल होगी, आप देख लीजिए, और प्लूमुल्स जो होता है यह लेटरल होगा। प्लूमुल्स कैसा होगा? लेटरल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? यहां पर देखिएगा कि लेटरल प्लूमुल्स कहां पाई जाती है, किस प्लांट में, किस प्लांट के एम्ब्रियो में? तो आपका आंसर होगा कि मोनोकाट के प्लांट के एम्ब्रियो में प्लूमुल्स जो होती है लेटरल होती है, कार्टिलेडन कैसी होती है? वह टर्मिनल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पूछी जाती है आपसे कि सील्ड शेप्ड स्कुटेलम, स्कुटेलम जो होता है इस मोनोकाट प्लांट का बहुत ही डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होती है। इसकी ये मेन कैरेक्टर होती है कि मोनोकाटिलेडनस प्लांट के सीड में स्कुटेलम पाई जाती है और यह किस शेप में होती है? सील्ड शेप। अरे जैसे भाला वाला की लड़ाई आप लोग देखे होंगे तो उसमें एक कवच रहता है ना, ताकि उससे बचा जाए तलवारबाजी करते वक्त या भाला वगैरह से, तो उसकी चोट से बचने के लिए ढाल रहती है ना, तो उसी को सील्ड कहा जाता है। उस टाइप में यह स्ट्रक्चर पाई जाती है और यह मोनोकाट की एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्कुटेलम का स्ट्रक्चर हमने बनाया। यहां पर देखिएगा कि जो ये स्ट्रक्चर बना है, कवर कर रहा है यहाँ पर, यह स्कुटेलम कहलाएगा। और बीच से एक ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर से निकल रही है, यह एपिथेलियल लेयर ऑफ स्कुटेलम होती है। किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, अप साइड में प्लूमुल्स रहेगा जो सूट सिस्टम को डेवलप करेगा और बिलो साइड में रेडिकल्स होगी जो रूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो इसमें सबसे अहम बात आपको यह समझनी है कि जो प्लूमुल्स है, इस प्लूमुल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो कवरिंग आपको दिखाई पड़ रही है जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्लूमुल्स को कवर करने वाली जो लेयर पाई जा रही है वो क्या कहला रही है? कोलियोप्टाइल। और जो बिलो साइड में है रेडिकल यहां पर दिखाई दे रही है, रेडिकल के ऊपर ऐसे देखते हैं ये कि ये रूट कैप पाई जा रही है, जो जब
रूट में सेल डिवीजन होती है तो वह बहुत ही सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, कोमल होगा। तो जब पौधे की डालियां इधर उधर हिलेंगी तो रूट कैप उसे प्रोटेक्ट करता है, रगड़ से वो नष्ट न होने पाए। बात समझ आ रही ना। लेकिन ये कंडीशन कहां पाई जा रही है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही है, पहले से ही देखिए प्रेजेंट है। और सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइजा पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, कोलियोराइजा। तो राइजा मीन्स होता है रूट, राइजा मीन्स क्या होता है, रूट, ठीक है ना। इसके बारे में देखिएगा, स्कूटेलम का मेन फंक्शन जो होता है यह ट्रांसलोकेट करती है न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। क्या करती है स्कूटेल, यह न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने का काम करती है। रेडिकल जो होती है कोलियोराइजा के द्वारा कवर होती है और प्लूमुल्स जो होती है यह कोलियोप्टाइल के द्वारा कवर्ड होती है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि मोनोकाट में जो एम्ब्रियो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है और किस तरह से इसको करेक्ट करना है, राइट। अब इस तरह से आप देखेंगे सारी कंडीशंस आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सिर्फ नहीं क्या भाई।